ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन सी है। ठीक है, कि शिवसेना एमएनएस महाराष्ट्र में, हरियाणा जनहित पार्टी कुछ बनी थी, हरियाणा जनहित सेवा। और यूपी में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बिहार में जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल। झारखंड में जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा। साउथ इंडिया में जाएंगे तमिलनाडु में तो तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस। आंध्रा में टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति तेलंगाना में। तमिलनाडु में जाएंगे डीएमके और एआईएडीएमके। तो ये सब पार्टी रीजनल पार्टी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं इनका फीचर क्या है। वैसे मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि वहां के लोकल लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। जैसे कि इनके मुद्दे कौन से होते हैं, इनके मुद्दे अगर देखेंगे आप तो ये देखिए, ये कल्चरल चीजें उठाते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में रिलीजियस चीजें, धार्मिक चीजें उठाते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, ये मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। ये भाषाई चीजें उठाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी माणूस, गुजरात में गुजरात, और साउथ में ये बोलते हैं हिंदी भाषा नहीं चलेगी, तमिल वाले साउथ की भाषा चलेगी। और एथनिक ग्रुप जो कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नागालैंड में आप जाएंगे वहां पे परमिट सिस्टम है। तो इनसे जुड़ी हुई बातें को उठाते हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटे क्षेत्र में काम करते हैं, सिंगल रीजन में काम करते हैं। और इनके फीचर में देखेंगे तो ये लैंग्वेज, भाषा को बढ़ाते हैं। कास्ट, जातिवाद और कम्युनिटी और रीजन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी वो यादवों की बात करती है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में यादवों की बात करती है। तो एक हिसाब से इन्होंने जातिवाद को भी पूरा बढ़ा दिया है। ठीक, तो उसके ऊपर भी ये अपना काम करते हैं। तो आगे का तीसरा देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है इनका। सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा कुछ रोल नहीं होता, लेकिन ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को सरकार बहुमत नहीं मिलता सरकार बनाने के लिए, तब ये वहां पे मेजर चीजों का रोल करते हैं, बैक सपोर्ट का रोल करते हैं। वैसे तो जब से बीजेपी 2014 से आई है तब से तो सारी की सारी लोग रीजनल पार्टी की हवा उड़ी हुई है। समर्थन दो या मत दो, बीजेपी तो शासन कर ही लेगी, ऐसा सीन है। आगे क्या है, इनका उस स्टेट में ही एक अपना गढ़ बनाने का काम रहता है कि हम स्टेट में एक गढ़ बना के अपना काम करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी के तौर पे हम काम करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले इस पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पार्टी। ये क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में कर लिया हूं, जो भी हम लोग किए थोड़ा टाइम पहले उसमें हमने किया है। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। कोई खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दे उठाता है, कोई क्षेत्रवाद से मुद्दे जुड़े उठाता है। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक, अब ये राज्य नेशनल पार्टी, ये रीजनल पार्टी बनी कैसे। पहला तो ये जो कल्चरल एथनिक चीजें थी इन्होंने उसी को उठाया। दूसरे पॉइंट में जो गरीबी थी, जो क्षेत्रीय इम्बैलेंस था, उसके तौर पे इन्होंने उठाया, उन मुद्दों को उठाया। तीसरा है कि इन्होंने एक पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाया। चौथा है कि इन्होंने जो जमींदारी और महाराजा सिस्टम जो खत्म हुआ था, वो सोचे कि वो गैप वो फुलफिल कर लें कि महाराजा सिस्टम खराब, जमींदारी सिस्टम खराब। वो अभी खुद ही महाराजा और जमींदार बन बैठे हैं, इतनी प्रॉपर्टी हो गई है इन राजनीतिक दलों की जो क्षेत्रीय जुड़े हुए हैं। ठीक है, पांचवा तो एक रीजन था कि ये नेशनल पॉलिटिक्स जो देश की राजनीति थी उसका कमजोर पड़ना रीजनल पार्टी के उदय के लिए बहुत अच्छा हुआ। फिर अगला है कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, जैसे मुलायम सिंह यादव एक यादव के नेता माने जाते थे। लालू यादव की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, लालू यादव बार बार कोशिश करते रहे
लालू यादव कोशिश करते रहे, एक उनका अपना स्टाइल था बोलने का कि फनी थोड़ा अंदाज था, लोगों को पसंद आता था कि ये लोगों ने वोट किया, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शनल राइट्स में, तो जो बड़े दल थे उनके अंदर जो चोट पहुंचाई, तो बड़े दलों ने इनको एक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया। और अगला एक रीजन था कि एक अपोजिशन नहीं था वहां पे, जहां पे अपोजिशन नहीं था वहां पे छोटे छोटे दलों ने एक अपोजिशन को फुलफिल किया, ठीक है। और जो जाति और धर्म की राजनीति थी उससे भी इनको बढ़ावा मिला। तो इस तरह से ये रीजनल पार्टी ये काफी इन्होंने अपनी पैठ जमा ली राजनीति में, ठीक है। अब रोल ऑफ रीजनल पार्टी, अब मैंने इसमें रोल क्या हो सकता है, देखो अभी तक क्या विशेषता थी और क्या किस आधार पे आई, तो उन सब कमियों को पूरा करने के लिए ये वही इनका रोल है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं पॉइंट 1 में, दे हैव प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस एंड स्टेबल गवर्नमेंट एट द रीजनल लेवल। जैसे कि समाजवादी पार्टी आई, तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार चला ली। अब जैसे बिहार में देखिए जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, आराम से 5 साल चला रही है। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, क्षेत्रीय दल शिवसेना और एनसीपी को कांग्रेस ने सपोर्ट दिया है। कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी, मतलब राष्ट्र के लेवल की, देश के लेवल की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो उसने सपोर्ट दिया है। तो इस तरह की इनका रोल है। और जो ये बात करते हैं, वैसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो फुलफिल नहीं करती है, तो ये जो बात करते हैं बात ही रह जाती है। और ये जो पहले की सरकार रही है उसी लेवल पे अपना काम करने की कोशिश करती हैं, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल कंसेंसस पे बात उठी, राजनीतिक सहमति के बिना कोई मुद्दे नहीं हो सकते हैं, कोई काम नहीं हो सकता, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इस तरह की बातें। तो इस तरह से इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये डायसेक्शन ऑफ रीजनल पार्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस आएगा, मेंस में इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इलेक्शंस पे। इलेक्शन कमीशन मैंने क्लासरूम में करा दिया था, इलेक्शन कमीशन। तो अब अगर देखेंगे पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शन की बात की गई है, ठीक है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इलेक्शन की बात की गई है। और अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि वोट देने का अधिकार आपको संवैधानिक अधिकार है, तो यस इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज आर्टिकल 325 में हम लोग देखेंगे दिया गया है कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और यूपीएससी ने भी इस बात को यूपीएससी ने स्वीकार किया है, क्योंकि यूपीएससी 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका था कि राइट टू वोट कौन सा राइट है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। आप किसको वोट देना चाहते हैं ये सोचने का आपका राइट फंडामेंटल राइट है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप किसको वोट देना चाहते हैं। बट आप अपना सोच लिए और वोट करने अब जा रहे हैं और वहां पे आपको वोट करने को मिलेगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। आर्टिकल 324 एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, जो मैंने क्लासरूम में करा चुका हूं, ठीक है। और आगे देखते हैं, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का इलेक्शन अडल्ट फ्रेंचाइजी बेस पे होता है, 18 साल के ऊपर को कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। नो पर्सन इज इनएलिजिबल टू इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, मतलब रेस, जाति, लिंग या फिर प्रजाति के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं हो सकता, किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता है। और इस तरह से संविधान ने सभी को एक संवैधानिक अधिकार दिया है, ठीक है। आगे देखिए, पार्लियामेंट मेक a provision with respect to all the matter relating to election to parliament and state legislature। यहाँ पे एक बात देखिए कि चुनाव से जुड़े हुए सारे मुद्दों पे जो मेन कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। राज्य की विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए काम पे कानून नहीं बना सकती।
राज्य की विधानसभा सिर्फ जो स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होता है उसके रिलेटेड कुछ कानून बना सकती है, लेकिन जो संसद और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो संसद ही कानून बना सकती है। ठीक है, अब आगे देख ले, जो मैंने छोटा वाला बताया कुछ मुद्दों पे बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड ऑल अदर मैटर नेसेसरी फॉर देयर ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन मेक प्रोविजन ओनली फॉर दोज मैटर, यहाँ पे दोज मैटर की बात देखिए, विच आर नॉट कवर्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक, अगर संसद कोई छोड़ देती है तो ही राज्य की विधानसभा उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है आगे। पॉइंट नंबर 7 पे आइए। पॉइंट नंबर 7 में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन नॉट बी क्वेश्चन। मतलब डिलिमिटेशन जो मैंने बताया था कि अगर कोई पुनर्गठन होता है किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का, तो उसके ऊपर न संसद न विधानसभा न कोई सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती, उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट द इलेक्शन पिटीशन presented to such authority and such a manner as provided by appropriate legislature। मतलब इलेक्शन के लिए कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता, अगर खड़े करना है तो उसका कुछ हित वहां पे जुड़ा होना चाहिए, उसके साथ कुछ गलत हुआ होना चाहिए, तो ऐसे ही केस में खड़े हो सकता है उसके ऊपर सवाल। और आपको पता है ऐसे केस में हाई कोर्ट में पहली अपील होती है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इलेक्शन मशीनरी की बात की गई है। इलेक्शन मशीनरी की बात की गई है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, फिर उसका होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप चाहें तो पूरा का पूरा एग्जाम में छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये एग्जाम में नहीं पूछता। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं। इलेक्शन कैसे होता है, वहां पे कैसे अधिकार मिलते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब आप पूरा छोड़ दीजिएगा। इलेक्शन प्रोसेस में भी छोड़ दीजिएगा कि उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये जब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली चैप्टर कर रहे थे तो वहां पे कर ही चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट है कि कब कौन से इलेक्शन हुआ और वहां पे किस पार्टी ने सरकार बनाई, तो ये सब है, आप चाहे जिसको टाइम पास में देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर फ्री टाइम है तो इसको देख लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। अब चलिए अलग चैप्टर पे चलते हैं, उसी के साथ में इलेक्शन लॉस। इलेक्शन लॉस होता क्या है, आपको पता है इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए 2 कानून है भारत में। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, right to vote is a constitutional right, but it is also legal right also। but यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वहां पे यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो आर्टिकल 81 एंड 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और पार्लियामेंट को इलेक्शन के रिलेटेड लॉ बनाने के लिए एक एम्पावर करते हैं, एक पावर देते हैं। ठीक है, एक पावर देते हैं। आर्टिकल कौन सा, 81 और आर्टिकल 170 किस किस को, आर्टिकल 81 बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 170 बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एक कानून बना सकते हैं चुनाव से जुड़े मुद्दों पर। ठीक है, सिमिलरली और क्या बोला गया है कि आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down the maximum minimum number of seat of legislative council of state। ठीक है, ज्यादा और कम कितना होगा ये बात कर सकते हैं, ज्यादा और कम कितना होगा ये बात भी आर्टिकल 171 का यूज करके राज्य की विधानसभा और संसद ये डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य की विधान परिषद की सीटों
पर ये बात कर सकते हैं। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। तो इसके लिए जो मैंने अभी सब बातें किया, इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है? तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 बनाया गया है। अब इसमें क्या आता है? टोटल देखिए 2 एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब 1950 में जो पूरी मशीनरी है उसकी बात किया गया है, और 1951 में जो सिस्टम है किस तरीके से होगा, जो तरीका है वो तरीका बताया गया है। तो एग्जाम में यही पूछता है कि ये 1950 में है या 51 में है या संविधान में दिया गया है, कहां से ये बातें आई हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए यहां से आता है, जो मैंने ये रेड मार्क आ रहा है यहाँ से 1950 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में क्या क्या आता है? अलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में आता है। ठीक, फिर डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें जो एक मैंने बताया था कि एक वापस से उसका डिलिमिटेशन करते हैं, वापस से उसका एरिया डिसाइड करते हैं, किसी भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का उसका एरिया कितना होगा, वो जो डिलिमिटेशन करते हैं, तो वो बातें यहाँ पे आती हैं। जनप्रतिनिधित्व आरपी एक्ट, इसको वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरपी एक्ट 1950। ठीक, तीसरा ऑफिसर, कौन इलेक्शन ऑफिसर होगा, क्या मशीनरी रहेगी, ये पॉइंट नंबर 3 भी इसमें आता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इलेक्टोरल रोल, जो सबका एक वोटिंग लिस्ट में नाम आता है वो भी आरपी एक्ट 1950 से आता है। देन तरीके से वहां पे सीटें भरी जाएंगी यूनियन टेरिटरीज क्या, उसका भी आरपी एक्ट 1950 में बात किया गया है। इसमें जो 7 है, सातों एक बार पढ़ लीजिएगा, ये 7 के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ साथ है आरपी एक्ट 1950 और वैसे 1951 भी है। ठीक, वहां पे भी देख लेंगे। तो लोकल अथॉरिटीज को क्या पावर है, लोकल अथॉरिटीज का क्या फंक्शन रहेगा, वो यहाँ पे देख ले, आरपी एक्ट 1950 में आता है। और सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शंस, उनको रोकने का, कि ऐसा नहीं कि अगर कोई नगर सेवक के इलेक्शन में या फिर विधानसभा के इलेक्शन में कुछ गलत हो गया तो चलो बोरीवली कोर्ट में केस कर दो, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको कोर्ट केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में करना है। तो जो बेयरिंग है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आरपी एक्ट 1951 मैंने बताया था, एक वहां पे पूरी लीगल मशीनरी, अब यहाँ पे सिस्टम दिया गया, एक तरीका बताया किस तरह से इलेक्शन होगा। आरपी एक्ट 1951 में, आरपी एक्ट 1951, आप मेरा माउस का कर्सर देखिए यहाँ पे, आरपी एक्ट 1951 में बताया गया किस तरीके से इलेक्शन होगा। पहला तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कि उनके लिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है वो दिया गया है। देन नोटिफिकेशन, जनरल इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आता है वो आरपी एक्ट 1951 के तरीके से आता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे, किसका क्या रोल रहेगा, वो यहाँ पे आता है। पॉइंट नंबर 3, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो मैंने अभी तक पॉलिटिकल पार्टी आपको बताया कि नेशनल पार्टी है, लोकल पार्टी है या फिर राज्य के स्तर पे पार्टी है, वो उनका रजिस्ट्रेशन। फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जो कंडक्ट होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं, उनके बारे में बात किया गया है। फिर आगे 6 में फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल, कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो आप पावती लेते हैं वोटिंग लिस्ट की, उसकी सप्लाई फ्री होगी, उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। और ऐसे कुछ मौके दिए, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो और नेशनल टीवी पे हर पॉलिटिकल पार्टी को उनके रिकॉग्निशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया जाता है कि काम करने का। देन आगे आता है 7वां, देखिए डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस, इलेक्शन को रिगार्डिंग लेके अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर यहाँ पे अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस या फिर कुछ गलत होता है तो फिर बाई इलेक्शन अगर कोई बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई चुना हुआ बंदा जो एमपी या एमएलए है उसका डेथ हो जाता है, तो ऐसे केस में फिर से इलेक्शन कराने का
फिर अगर मिसलेनियस कोई प्रोविजन या फिर किसी कोर्ट को रोकने की बात है तो ऐसे केस में भी इनको रोका जाता है। तो फिर वो सब पावर कहाँ से, वो आरपी एक्ट 1951 में ये सब बातें की गई हैं। ठीक है, अब इलेक्शन जो है किस मैटर पे बात, ये जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर, इसमें इलेक्शन में ये सब बातें भी जोड़ी जाती हैं कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड देयर एजेंट्स, जनरल प्रोसीजर एट इलेक्शन, ठीक, द पोल, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मल्टीपल इलेक्शंस, ये सब बातें भी जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो एक हिसाब में से अगर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं, आप जो 1950 वाला है उस साथ याद कर लीजिए, उसके बाहर का कोई आया तो 1951 में आता है। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आएगा। ठीक, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो आरपी एक्ट 1950 1951 ये हम लोग ने खत्म किया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो आर्टिकल 82 और 170 एक डिलिमिटेशन की बात करता है कि हर जनगणना के बाद, जो भी जनगणना होगी, जनगणना के बाद सरकार और राष्ट्रपति एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करेंगे और वो फिर से एक देखेंगे कि एक जो लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र थी वहां पे उनके रिप्रेजेंटेशन जितनी पब्लिक है उसके हिसाब से उनको वोटिंग पावर है कि नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन बराबर मिल रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। तो इसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन का जैसे मैंने पहले बताया है कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में इसकी बातों को चैलेंज नहीं किया सकता। ठीक है, और जो अभी का असेंबली की सीटें हैं वो 2001 के सेंसस के हिसाब से हैं, और जो विधानसभा और संसद की सीटें हैं, सॉरी, जो संसद और विधानसभा की सीटें हैं वो 1971 के सेंसस पे हैं। 1971 की जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। अगला कमीशन आया 2002 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, therefore डिलिमिटेशन कमीशन 2002 वाज इनेक्टेड टू सेट अप अ डिलिमिटेशन कमीशन। अब 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन ने काम क्या किया वो भी देखते हैं। उसने सीटें नहीं बढ़ाया, उसने रीएडजस्टमेंट किया था। 2002 के जो डिलिमिटेशन कमीशन थी उसने बस चीजों को रीएडजस्टमेंट किया कि अगर कोई माइग्रेशन हुआ है तो उतनी जो 543 सीटें थी, 552 लोकसभा की सीटें थी, अब यहाँ पे देखिए 552 लोकसभा की सीटें 1971 के सेंसस पे आया है। ठीक, उसकी सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। और जो 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन था उसमें उसी 552 में लोगों को एडजस्ट किया गया। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। लोकसभा की सीटें, अब अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा 2026 में आएगा। ठीक है, तो उसमें बढ़ाने के ऊपर बात की जाएगी। ठीक, और इसमें है कुछ बातें कि इसमें चैलेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते इसके डिलिमिटेशन कमीशन की बातों को। ठीक, तो ये था डिलिमिटेशन कमीशन। अब हम लोग और जो दूसरे एक्ट हैं वो खाली लिस्ट है, देख लीजिए, देखना है तो, नहीं तो छोड़ देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म पे भी ये मेंस का टॉपिक है, ये सब मेंस का टॉपिक है, इसको हम लोग मेंस में करेंगे। अब हम लोग जाते हैं सीधा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून पे। ठीक, हम लोग दल बदल कानून पे सीधा जाते हैं। ठीक, दल बदल कानून एक बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। जो राजनीतिक दल कभी कूद के इस पार्टी में, कभी कूद के इस पार्टी में जाते थे, इससे लोगों को भरोसा कम होता था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 में थी, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 में थी, उन्होंने इसके ऊपर एक कानून बनाया, 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, और ये कानून बनाया गया कि अगर कोई बंदा एक पार्टी छोड़ के जिसके टिकट पे इलेक्शन लड़ा था दूसरे पार्टी में जाता है तो वह गैर कानूनी है, तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। तो बाद में इसमें बहुत सारे प्रोविजन भी आए, जैसे कि उसमें एक लूप होल था, अगर 2/3, अगर जैसे कि 10 लोग हैं उसमें से, अब 10 का सपोज 9 लोग हैं, 9 लोग में से
6 लोग अलग पार्टी बना लें या फिर किसी अलग पार्टी में चले जाएं तो उसमें ताकि पार्टी खत्म हो जाती है, ठीक। लेकिन 19 फर्स्ट अमेंडमेंट 2003 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी की तब सरकार थी, इन्होंने इसको कैंसिल किया। इससे इन्होंने बोला कि इससे तो जो बड़े स्तर पे दल बदल होते हैं, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे इससे लोगों को एक होगा कि चलो पूरी पार्टी तोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक। और बोला गया कि ये डील जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 10वीं अनुसूची में डाला जाएगा। 10वीं अनुसूची मैंने क्लासरूम में बताया था। 10वीं अनुसूची वो है कि जिसमें डालने के बाद उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसको मतलब ऐसा है कि उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकते। 91st अमेंडमेंट 2003 से इसको उसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें बात किया गया है। तो पहला डिस्क्वालिफिकेशन। अब अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक पार्टी से छोड़ के दूसरे में जाता है तो उसके लिए एक्शन हो सकता है कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, ठीक है। उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, उसमें ऐसा दिया गया है। तो अब दूसरा भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी नॉट बीन कंडोन्ड बाय पार्टी विद इन 15 days। अब इसमें एक और बात है कि जब वोटिंग की जरूरत है, अगर वोटिंग के टाइम पे जो कंसर्न एमपी या एमएलए है वहां पे अवेलेबल नहीं है और पार्टी का व्हिप था कि उसको वहां पे खड़े रह के वोट करना है पार्टी के लिए, ऐसे केस में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको उसकी पार्टी से निकाला जा सकता है, उसकी जो एमपी और एमएलए की सीटें जा सकती है। अगर इन केस उसको 15 दिन में अपने पार्टी से माफी नहीं मिलती, तो अगर 15 दिन के अंदर उसको उसकी पार्टी से माफी मिल जाती है तो फिर वो बने रहेगा। वो इसमें हो सकता है कि अगर वो बीमार हो गया, उसके पेट में दर्द हो गया या फिर बाथरूम चले गया, तो ऐसे केस में उसको छूट मिलती है। दूसरा आता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि निर्दलीय इलेक्ट हुआ है तो वह दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। वह दूसरी कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। आप निर्दलीय अगर इलेक्ट हुए हैं तो हम निर्दलीय ही रहेंगे। तीसरा आता है नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर में इसमें प्रोविजन है कि नॉमिनेशन के विद इन 6 मंथ के अंदर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे केस में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सीट बची रहेगी और आप सदस्य रहेंगे, लेकिन 6 मंथ के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपकी एमपी और एमएलए की सीट जो है वो चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो एक्सेप्शंस वाला है, क्योंकि इसको 91st अमेंडमेंट 2003 वाला जो था उसे हटा दिया गया, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें वही था कि अगर जो 2/3 मेंबर हैं तोड़ के पार्टी अपनी अलग बना ले तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है। ये जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें सीट रहेगी या जाएगी कौन डिसाइड करता है। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ये कहाँ गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति डिसाइड करते हैं, ठीक, कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है कि नहीं आता है। और ये बोला गया था कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। बट यहाँ पे कियोतो होलोहन एक केस हुआ था, कियोतो होलोहन केस हुआ, इसमें बोला गया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जजमेंट है उसके ऊपर भी रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। कि वो हो सकता है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति, वो मैलिफाइड इंटेंशन, कुछ गलत इरादे से उसने बदला लेने के तरीके से कुछ किया हो, तो ये एक चेकिंग हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। रूल मेकिंग पावर, एंटी डिफेक्शन के रिलेटेड रूल बनाने का पावर पार्लियामेंट को है, ठीक है।
ये पार्लियामेंट को रूल में पावर बनाने का है इन केस ऑफ संसद, पार्लियामेंट के केस में, और राज्य की विधानसभा के केस में कानून बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्य की विधानसभाएं कानून बना सकती हैं विधानसभा के केस में। और इसको पूरा पढ़ लेते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज एम्पावर्ड टू मेक द रूल्स एंड गिव इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर विधानसभा केस में विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा केस में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के केस में राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो रूल मेकिंग पावर ये है। आगे देख लेते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये एक मेंस का टॉपिक है और इसमें एक क्वेश्चन भी आया है कि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये बोलने की आजादी को खत्म करता है। तो इसके ऊपर अलग अलग व्यू है। तो इसको जब मेंस के लेक्चर होंगे पॉलिटी के, तब हम लोग मेंस के लेक्चर के टाइम देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है और एडवांटेज है। ठीक, तो ये है। फिर 91st अमेंडमेंट क्या था 2000, मैंने बताया कि 2/3 वाला कैंसिल कर दिया गया है। और वहां पे जो एपी सबको वोटर आईडी मिलता है, उसको अप्रूवल दिया गया था 91st अमेंडमेंट में, और दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये आया था। तो इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। और एक चीज है कि वो तो 2/3 वाला हटाया गया था। और आप देखते हैं कि एक जो मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर रहेंगे, तो वो बात भी यहाँ 91st अमेंडमेंट 2003 से किया गया था। जैसे कि ये देख लीजिए, टोटल 15% लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। जैसे अगर कहीं 500 सीट की सदस्यता है, तो मंत्रिपरिषद में सिर्फ 75 सदस्य रहेंगे, 75, उससे ऊपर सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक, और इवन कुछ स्टेट लाइक दिल्ली और जो छोटे स्टेट हैं, वहां पे कुल मेंबरशिप कितना दिया गया है, वहां पे 12 लोगों का दिया गया है कि कम से कम वहां पे इंक्लूडिंग सीएम वहां पे 12 लोग रहेंगे। सॉरी, दिल्ली के केस में अलग, दिल्ली के केस में 7 लोग रहेंगे। दिल्ली के केस में 7 लोग रहेंगे, सिर्फ वो दिल्ली की मेंबरशिप में 7 लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे स्टेट है जो कि 60, जिनके यहाँ पे 60 से कम है, तो उनके केस में जन है, और कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 15% और कम से कम 12 मंत्री, ये दिया गया है। और दिल्ली के केस की बात कर लेते हैं। दिल्ली का केस आगे आएगा। दिल्ली के केस में टोटल 7 लोग हो सकते हैं। दिल्ली के केस में टोटल खाली 7 लोग हो सकते हैं। पौंडीचेरी में? हाँ, पौंडीचेरी में वही, मतलब यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी और दिल्ली के केस में 7 लोग हो सकते हैं। और जगह कम से कम 12 इंक्लूडिंग सीएम, या फिर 15%, जितनी भी हाउस की सीटें हैं उसका 15% हो सकते हैं। ठीक है, Number 6, the provision of 10th schedule anti-defection law pertaining to exemption from disqualification in case of split by 1/3 member of legislative party has been deleted. ये मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो पार्टी तोड़ने के केस में जो बनता था वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि मैंने छोड़ा है, इसमें सब कुछ इसमें कवर हो गया है। ओके, तो अब ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। प्रेशर ग्रुप्स मेंस का टॉपिक है। प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया मेंस का टॉपिक है। ये सब मेंस के, जब मेंस का करना रहेगा, राष्ट्रीय एकता, ये मेंस के टॉपिक हैं। ये हम लोग मेंस के लिए करेंगे। तो इसके साथ में ये पॉलिटी खत्म होता है। इसके साथ में लक्ष्मीकांत पॉलिटी खत्म। अगर कोई टॉपिक नहीं समझता है तो उसको आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, पूछिएगा, डाउट पूछिएगा, कि हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। और अब टेस्ट की तैयारी कीजिए। पूरा का पूरा पॉलिटी खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे देखिए कौन सा शुरू करते हैं। हिस्ट्री का भी आप लोग का स्टॉप है उतने का, हिस्ट्री का हो सकता है मैडम लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है, और देखेंगे एनवायरमेंट या फिर कोई अलग सब्जेक्ट एक चालू करेंगे, क्योंकि पॉलिटी अब खत्म हो गया, ज्योग्राफी बचा हुआ है। ठीक है, मे बी एनवायरमेंट हम लोग चालू कर सकते हैं।
तो तब तक इसको पढ़ते रहिए आप लोग, और कोई डाउट आता है तो पूछिए। टेस्ट के लिए तैयार रहिए, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग टेस्ट इस पे पूरे क्वालिटी पे लेने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम सर।